Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का फोरम लर्निंग हिंदी में। आज द हिंदू के एनालिसिस में 3 टॉपिक मैंने लिए हैं डिस्कशन के लिए। उसमें से जो पहला विषय है वो है लीगो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। लीगो मतलब कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक बिग साइंस प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक भारत में नहीं था, लेकिन अब ये भारत में आने वाला है। भारत सरकार ने इसके लिए जो पैसे हैं वो सैंक्शन कर दिए हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या लीगो के आने से, पहली बात तो यह है कि लीगो होता क्या है, दूसरी बात यह है कि लीगो के आने से भारत के विज्ञान को कितना बढ़ावा मिलेगा और क्या क्या कुछ चिंताएं हैं लीगो के आने से। दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है मेरा गांव मेरी धरोहर को लेके। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश भर में लगभग 1 लाख गांवों का सर्वे किया जाए और उनकी जो विरासत है, जो कला है वहां का, उसका एक डाटाबेस तैयार किया जाए। और डाटाबेस एक बार तैयार हो जाएगा, चाहे किसी को सुरक्षा देने की बात हो, चाहे किसी को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात हो, ये सब सारी चीजें गवर्नमेंट कर पाएगी। ये हमारा होगा दूसरा डिस्कशन। जो तीसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है भूटान चाइना का जो बॉर्डर को लेके समझौता चल रहा है कि कैसे उनका जो सीमा है उसको साफ साफ डिमार्केट कर दिया जाए कि कहाँ पे चाइना खत्म होता है, कहाँ पे भूटान खत्म होता है। इंडिया की कुछ चिंताएं इसमें, खासकर डोकलाम को लेके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी कंटेंट है, कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कंटेंट को आप डाउनलोड कर लें आगे जब भी आपको आवश्यकता पड़े इसको रिवीजन के लिए। तो पहला टॉपिक है लीगो इंडिया। लीगो इंडिया का, लीगो का पहले फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव की सबसे पहले बात किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। सबसे पहली बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी ग्रेविटेशनल वेव की। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव होती क्या है? जितने भी कॉस्मोस में विस्फोट होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, वहां से ग्रेविटेशनल वेव निकलती है। हालांकि ये बहुत का मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होते हैं ये, तो ये चारों तरफ ब्रह्मांड में पूरे फैल जाते हैं। तो धरती पर भी ये कभी कभी आते हैं। तो इनको कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे इनको समझना है, इनको जानने के लिए क्या चाहिए कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कुछ ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिससे कि वो कैप्चर किया सके। तभी उसके बारे में समझा जा सकता है कि ये जो विस्फोट हुआ है ये कितनी दूर हुआ है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मांड पे और क्या धरती पे भी इसका कुछ प्रभाव हो सकता है। तो ये बात है जो कॉस्मिक विस्फोट होते हैं उनको कैप्चर करने की। तो जो भी कॉस्मिक विस्फोट हो रहे हैं, ब्रह्मांड में विस्फोट हो रहा है, उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक से कैप्चर करने के लिए जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उनका एक नेटवर्क होना चाहिए। तो अभी तक जो लीगो ऑब्जर्वेटरीज हैं ये कहां कहां हैं? ये यूएस में है। अभी यूएस में 3 है, इटली में भी 1 है। तो यूएस में जो 3 है, जो 2 है वहां के, जो 2 है वो हैनफोर्ड में है और तीसरा जो है वो लुसियाना में है। तो हैनफोर्ड वाला एक ऑब्जर्वेटरी उसको शिफ्ट किया जा रहा है हैनफोर्ड से इंडिया के महाराष्ट्र में। उसके लिए सरकार ने 2016 में ही अपनी स्वीकृति दे दी थी और अब जाके जो पैसा है वो भी सरकार ने पैसा भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है इससे क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत सेंसिटिव वेव्स होती हैं और इनका जो लोकलाइजेशन, कहने का मतलब ये है कि इनका अगर ठीक से इनको परखना है तो जरूरी है कि नेटवर्क हो और सारे नेटवर्क मिलकर जब एक पैटर्न पे काम करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो इनको डिटेक्ट कर पाएंगे कि सोर्स कहां है। इसीलिए एक प्रकार का नेटवर्क चाहिए। तो उसी क्रम में पहले यूएस में था, अब इंडिया में भी आ रहा है। अब ये प्रोजेक्ट किसके किसके बीच में है? इंडिया के कुछ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से संस्थाएं हैं उनका एक ग्रुप है और यूएस का जो लीगो लेबोरेटरी है उसके बीच में ये समझौता है। तो इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, फिर है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो ग्रुप है इन संस्थाओं का, ये और लीगो लेबोरेटरी के बीच में सारा समझौता हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि
ग्रेविटेशनल वेव का सोर्स कहाँ है उसको बिल्कुल सटीक तरीके से समझना। अब देखें, जो ये प्रोजेक्ट है लीगो ऑब्जर्वेटरी है, एक तरह कह सकते हैं कि एक ये बिग साइंस प्रोजेक्ट है, बिग साइंस प्रोजेक्ट है। देखिए भारत में जब से भारत आजाद हुआ है तब से लगातार प्रयास ये रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे रहे। कुछ प्राचीन समय में भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत में काफी सारे खोज हुए थे, लेकिन जो पिछले 2000 साल में विज्ञान का पतन हुआ था देश में, तो जब भारत की आजादी की लड़ी जा रही थी तो कहीं ना कहीं एक जो मोटिवेशन था वो ये भी था, एक प्रेरणा ये भी था कि भारत को एक विश्वगुरु बनाना है। विश्वगुरु अगर बनाना है तो विज्ञान के क्षेत्र में आपको आगे रहना पड़ेगा। जो अग्रणी देश है विज्ञान के क्षेत्र में, उनमें से आपको एक आपका भी देश रहना चाहिए। तो आप देखें कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय का जो सबसे बड़ा विज्ञान था वो था अणु विज्ञान, यानी न्यूक्लियर साइंस। तो पंडित नेहरू के लीडरशिप में, पंडित नेहरू बेसिकली होमी भाभा की लीडरशिप में एक जो अणु विज्ञान का कैसे उसके ऊपर जो भी शोध होना है, कैसे उसको भारत के लिए प्रयोग में लाना है, चाहे वो ऊर्जा पैदा करने की बात हो, चाहे मिलिट्री के लिए उसका इस्तेमाल करने की बात हो, तो सरकार ने शुरू से ये प्रयास किया कि विज्ञान को भारत में बढ़ावा दिया जाए। इसलिए आप देखें कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में एक बात की जाती है साइंटिफिक टेम्पर की, यानी वैज्ञानिक स्वभाव की। तो देश के लोगों का जब सोच वैज्ञानिक होगा, वैज्ञानिक स्वभाव होगा, तभी जाके देश में विज्ञान का विकास होगा। क्योंकि जिस देश में तमाम तरह की मिथ्याएं रहेंगी, उस देश में अंधविश्वास जहां रहेगा, उस देश में विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। आप देखें बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल था उस समय भी, आज भी है विज्ञान के विकास के लिए, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वहां पे धर्म को लेकर सारी राजनीति होती रही। लेकिन भारत के जो नेता थे उन्होंने समझे, जो संविधान सभा थी उसी में बात की गई साइंटिफिक टेम्पर की। तो कहने का मतलब ये, उसके बाद भी जितने भी समझौते हुए जो मित्र देश थे भारत के, कि कैसे इंडिया में जो शोध है विज्ञान को लेकर बड़े बड़े क्षेत्रों में वो इंडिया में लाया जाए। तो आप देखें कि इंडिया में इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात की गई, उसी क्रम में लीगो ऑब्जर्वेटरी भी इंडिया में लाया जा रहा है। अब बात यह है कि ये क्या अपॉर्चुनिटीज खोलता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ फ्रंटियर रिसर्च होता है। फ्रंटियर रिसर्च मतलब ये होता है कि जो विज्ञान है, विज्ञान हमेशा कुछ कदम आगे चलता है, इसलिए कि जो जिन चीजों का आज के समय में हमारे लिए कुछ उनका वैल्यू नहीं है, कुछ उनका कोई महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उन चीजों पे शोध होते रहते हैं कि आने वाले समय में ये हमारे काम आ सकता है। ठीक है, तो लीगो का मतलब ये है कि अगर लीगो इंडिया में आएगा तो इंडिया में जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो अपना शोध उस पर करना शुरू करेंगे, उसमें अपना सहयोग देंगे वो। आप देखें कि जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत एडवांस स्तर का होता है। लीगो ऑब्जर्वेटरी वगैरह चाहे कोई भी अगर बिग साइंस का प्रोजेक्ट है तो वो भी इंडिया में डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है उसके अराउंड। यही नहीं, जो इंडिया में जो छात्र हैं, जो ये सोचते हैं वैज्ञानिक बनने के लिए, चाहे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भी विज्ञान को लेकर कहीं ना कहीं प्रेरणा आएगी कि आने वाले समय में वो विज्ञान को अपना एक सब्जेक्ट चुने, या फिर ये कहें कि जो एडवांस सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, लाइक इंजीनियरिंग फिजिक्स हुआ, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स हुआ, इस क्षेत्र में वो आगे जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो छात्र हैं देश में, उनके अंदर जो है विज्ञान को लेकर पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो, और देश का जो स्तर है वो दुनिया भर में बढ़े। क्योंकि अब तक जितने भी विज्ञान के बड़े बड़े खोज होते रहे हैं वो बाहर के देशों में होते रहे हैं, हम लोग सिर्फ उनको रिसीव करते रहे हैं, उनका सिर्फ प्रयोग करते रहे हैं। हम लोग, हमारे देश में पिछले 50 साल में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुआ। लेकिन जरूरी यह है कि अगर भारतीय वैज्ञानिक कम्युनिटी अगर उतनी सक्षम है, भारत सरकार का अगर इंटेंशन है, तो जरूरी है कि भारत में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जाएं। लेकिन इस तरह का जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी होते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया है जो लीगो ऑब्जर्वेटरी होता है। बेसिकली देखें कि जो लीगो ऑब्जर्वेटरी होता है ये काफी बड़ा होता है। कहने का मतलब ये कि लगभग 4 किलोमीटर लंबा होता है और 4 किलोमीटर चौड़ा होता है। इनफैक्ट ये एल शेप में होता है। ठीक है, ये एल शेप में होता है। तो इसका एक जो भुजा है वो 4 किलोमीटर का रहेगा, दूसरा भुजा भी
4 किलोमीटर का रहता है। तो इसमें जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं वो जहां से डिटेक्ट होती है वो पास होती हैं और यहाँ पे उनको कैप्चर किया जाता है। 2016 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को कैप्चर किया गया था। तो आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसका जो कहाँ पे इसको लगाना है बहुत सोच समझ के लगाया जाता है, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह का आवाज नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो इंसानों की गतिविधि है वहां उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। जो रोड है, रेलवे है आसपास वो भी नहीं होना चाहिए, समुद्र नहीं आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसको सुनसान एरिया में लगाया जाता है। और ये भी है कि वहां पे किसी भी कभी भी जो भूकंप है वो ना आए वहां पे, ठीक है। तो लेकिन कुछ समस्याएं इसको लेकर, समस्या ये है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता है देश में तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आ जाता है। वो आप देखें कि भारत में चल्लाकेरे साइंस सिटी बनाया गया, ये बनाया गया कर्नाटका में, ठीक है। लेकिन कई बार जब ऐसे प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो वहां की जो लोकल कम्युनिटी होती है, वहां की जो लोकल लोग होते हैं वो इनको ठीक से नहीं समझ पाते, या फिर ये कहें कि वो इसका विरोध करते हैं। अब देखें विरोध किस किस ग्राउंड्स पे होता है। जो ये साइंस सिटी बनी है, ये सिटी बनी है कर्नाटका में, और जिस रीजन में बनी है वहां पे कह सकते हैं कि शुष्क क्षेत्र है वो, यानी कि एरिड लैंडस्केप है वहां का, एरिड लैंडस्केप, शुष्क क्षेत्र। समस्या ये है कि यहाँ पे पानी की समस्या है, खेती बाड़ी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो जो लोगों का जो इनकम का जो आय का स्रोत है वो क्या है, पशु है वहां पे। तो पेस्टोरल इकोनॉमी वहां पे है। अब जो अगर पशुपालन वहां पे हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बड़ा खाली जमीन चाहिए जहां पे घास हो। तो वहां का ग्रासलैंड जो काफी अच्छा है पशुओं के लिए। अब हुआ क्या कि अगर ये साइंस सिटी बना तो पूरे उस क्षेत्र में अलग अलग जो है जितने भी संस्थान वहां पे बनाए गए, जितने भी कंपाउंड वहां पे बनाए गए, सबने उस जो ग्रासलैंड था उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, एक्वायर कर लिया, कैप्चर नहीं किया, एक्वायर किया। तो अब यहाँ के लोग वो विरोध करने लगे कि अगर पूरा जो जमीन है उसी को एक्वायर कर लिया तो हमारे जो पशु वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, जो पशुओं के चरने के लिए जो जमीन थी और उस रीजन में शुष्क क्षेत्र में जो पानी का स्रोत था वो भी इसी रीजन में था, खासकर जहां पे सिटी बनाया गया। तो लोकल लोगों, वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी विरोध करते रहे। ऐसे आप देखें कि इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाया गया, तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात की गई, लेकिन अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हो पाया है। ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेटरी बनेगी तो जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उसको ये क्या करेगा, अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। कहने का मतलब ये है कि जो वहां की बायोडायवर्सिटी है वो इससे तबाह होगी। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं, इससे जुड़े हुए वैज्ञानिक है, जब जो संस्थाएं हैं वो ये कह रही हैं कि जो INO बनेगा ये अंडरग्राउंड बनेगा। तो हालांकि इसका जो ऑब्जर्वेटरी होता है ये बहुत बड़ा होता है, किलोमीटर्स के टर्म्स में होता है ये, लेकिन उनका कहना ये है कि अंडरग्राउंड बनेगा तो जो ऊपर का बायोडायवर्सिटी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बट फिर भी अभी तक इनफैक्ट तमिलनाडु की सरकार ने भी इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी आया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो इसका विरोध अलग अलग कारणों से होता रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो विज्ञान है एक तरह का एजेंट हो गया है कोलोनाइजेशन का। कोलोनाइजेशन का एजेंट कैसे हो गया है कि कहीं पे ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थाएं बनाना, वहां के लोकल लोगों को हटा देना, या फिर जो लोकल बायोडायवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दूं कि हुआई जो रीजन है, हुआई, ठीक है, ये यूएस का रीजन है। यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर टेलीस्कोप बनाया गया, आपने नाम सुना होगा, 30 मीटर टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप जहां पे बनाया गया है उस रीजन को वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए कह सकते हैं कि एक तरह का धार्मिक स्थल है ये। लेकिन फिर भी सरकारें वहां पे वैज्ञानिक खोज के लिए कुछ ना कुछ वहां पे बनाती रही हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जहां के लोकल लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है वो जगह। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि विज्ञान एक तरह का एजेंट हो गया है कोलोनाइजेशन का। अब देखें, तीसरी बात यह है कि अगर इस तरह का कोई बिग साइंस प्रोजेक्ट लग रहा है तो जरूरी यह है कि वहां के जो लोगों की चिंताएं हैं उसको हटाया जाए। तो बड़े विज्ञान का जो खोज है, कैसे लोगों में उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, कैसे वो समाज के उत्थान में सहयोग कर सकता है वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जरूरी यह है कि लोगों के बीच में उसको लेके
उसको लेके जो जागरूकता वो फैलाया जाए। अब इसके लिए क्या करना होगा, एक तरह का लोगों के बीच में जाके और उनको इसका जो महत्व है वो समझाना पड़ेगा। तो भारत में चाहे आप देखें कि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स भी आते हैं उसमें लोग उसके जमीन चाहिए, जमीन कहाँ से आएगा, लोगों का जमीन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के अधिकारों का भी कहीं ना कहीं हनन होता रहा है जब भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। जरूरी यह है कि भारत में इस तरह के प्रोजेक्ट आए, लेकिन लोकल लोगों का जो उनका जो जरूरतें हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका हनन ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन लीगो ऑब्जर्वेटरी पे। जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो सरकार ने यह निर्णय किया है कि देश के 1 लाख गांव में 1 लाख गांव का प्रॉपर तरीके से सर्वेक्षण किया जाए और उस सर्वेक्षण में उस गांव किसी गांव विशेष का क्या विशेषताएं हैं वहां की, क्या उस गांव का कोई ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्या उस गांव का कुछ तरह का कुछ ऐसा यूनिक चीज है वहां पे जो कि बाकी गांव में नहीं है, क्या उस गांव का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो सरकार ने ये सोचा है कि देखें भारत एक तरह का बहुत ही कल्चरली रिच देश रहा है, सांस्कृतिक विरासतें काफी यहाँ पे ज्यादा रही है, कल्चरली रिच रहा है। तो जरूरी ये है कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समझा जाए, उसका एक डाटाबेस तैयार हो कि कहाँ पे किस जगह का क्या महत्व है, और उसको बचाने के लिए या फिर उसको आगे और उसको विकसित करने के लिए उससे जरूरी कदम उठाए जाएं। तो अगर उसको बचाना है या फिर उसको आगे विकसित करना है तो जरूरी यह है कि उसका सही डाटाबेस हो गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने इसी क्रम में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था बेसिकली, मेरा गांव मेरी धरोहर, यानी माई विलेज माई हेरिटेज। ये स्कीम आया था। इस स्कीम से पहले गवर्नमेंट ने पहले एक मिशन शुरू किया। मिशन का नाम था नेशनल मिशन ऑफ कल्चरल मैपिंग। इस मिशन में मेरा गांव मेरी धरोहर स्कीम आया और गवर्नमेंट ने जो 1 लाख विलेजों को सर्वे करने की बात की है उसको 7 कैटेगरी में बांटने की बात की गवर्नमेंट ने, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे डेवलपमेंटल हो। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट ने 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा है जो भी महत्व है गांवों का। अगर मैं आपको उदाहरण तौर पर बताऊं कि अगर इकोलॉजिकल कैटेगरी की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में एक बिश्नोई गांव है जहां पे कि कैसे लोग प्रकृति के साथ मेल मिलाप में रहते हैं। मतलब कि लोग रहते भी हैं और वहां के आसपास का जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके ऊपर किसी भी तरह का गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आप देखें शहरों का जो वातावरण किस तरह से प्रदूषित हो गया है, शहरों को बनाया जा रहा है जमीन खोदकर, चाहे पहाड़ काटकर। इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर ऐसे विलेज गांव मिले तो इससे हमें सीख मिलेगी बाकी लोगों को कि कैसे जो प्रकृति से है उसके साथ समन्वय बना के रहा जाता है। फिर है रानी विलेज का अगर आप नाम सुना हो, चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था उत्तराखंड में रानी विलेज से, जहां पे लोग पेड़ न गिराने के लिए पूरा एक मूवमेंट शुरू कर दिए थे और भारत के इतिहास का ये बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है जहां तक प्रकृति को बचाने की बात है। अगर विकास के टर्म्स में अगर हम बात करें तो मोढेरा गांव है गुजरात में। मोढेरा जो गांव है, ये पूरा गांव देश का ये पहला गांव है जहां पे कि पूरी तरह से जो सौर ऊर्जा पे ये पूरा गांव चलता है। मतलब कि देश में बहुत सारे गांव हो सकते हैं जहां पे कि सौर ऊर्जा से पूरा गांव का गांव प्रकाशित किया जाता है, लेकिन मोढेरा गांव देश का पहला गांव है जहां पे सौर ऊर्जा से सारे जो वहां के लोगों की ऊर्जा की आवश्यकताएं वो पूरी की जाती हैं। इसी तरह से आप बात करें कि ऐतिहासिक रूप से कोई गांव महत्वपूर्ण है तो हिमाचल प्रदेश में सुकेटी गांव है। यहाँ पे जो फॉसिल पार्क होता है, एशिया का सबसे पुराना फॉसिल पार्क पाया गया है। मतलब कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में करोड़ों साल पहले या फिर 25-50 लाख साल पहले वो जो फॉसिल्स हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। तो एशिया का सबसे पुराना फॉसिल पार्क है। ऐसे ही आप देखें कि जो पुराने अच्छे ऋषि मुनि रहे हैं किसी गांव में, उनको भी आइडेंटिफाई करने की बात की गई है। तो आप देखें कि जो पंद्रेथा ये गांव है कश्मीर में, जहां पे जो सेवाइट मिस्टिक थे लाल देद, वो वहां पे रहे हैं, उनका जन्मस्थली रहा, वहीं पे उन्होंने रहे हैं, बड़े हुए। तो कहने का मतलब ये है कि देश भर में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनका ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। कई गांव में ऐसा है कि 500-500 400 साल पुराने मंदिर हैं, हजारों साल पुराने मंदिर हैं। आप देखें कि देश भर में काफी सारे जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं की जो 1000-2000 साल पुरानी हैं, वो चोरी होके जाके
यूरोप और यूएस में ऑक्शन होती है और वहाँ के म्यूजियम्स में ये रखी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चोरियां भी इसलिए होती हैं कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसका कुछ डाटाबेस नहीं गवर्नमेंट के पास कि किस जगह का क्या महत्वपूर्ण है, कौन सा जगह कितना पुराना है। तो अगर इस तरह का गवर्नमेंट कुछ व्यवस्था करती है तो इससे ये होगा कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाया जा सकता है, जहाँ पे भी जरूरी हो उसको बढ़ाया सकता है। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये जो मिशन था, मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वही था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस तैयार किया जाए। किसका? जितने भी कलाएं हैं देश में, जितने भी धरोहर हैं देश में, जितने भी कलाकार हैं देश में, सबके बारे में डाटाबेस तैयार हो। इसके लिए ये डाटाबेस तैयार करने के लिए किसकी जिम्मेदारी दी गई थी? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो कल्चरल एसेट्स है उनकी एक मैपिंग करें देश भर में। मैपिंग का उद्देश्य क्या था? जैसे मैंने आपको समझाया कि एक इन्वेंटरी तैयार किया जाए एक प्लेटफॉर्म पे कि कैसे वहां की जो कला है उसको बचाया जाए। उस कला से जुड़े हुए लोग हैं उसके हित में, चाहे उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम किया जाए, फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाए, जो पैसा जा रहा है कैसे उसमें पारदर्शिता मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वहां की जो कला है वो कला को बचाने के लिए, वो जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अगर उससे लोगों का आय जुड़ा हुआ है उस कला से तो कैसे उस आय को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती है, जो जितने भी आदिवासी हैं देश भर में उनकी कुछ अगर कलाएं, जो आदिवासियों जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनका मेला लगता है दिल्ली में, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये सब काम करती है। तो अगर इस तरह से पता चल जाए कि अगर कोई गांव है क्या वहाँ का कोई टेक्सटाइल है जो कि महत्वपूर्ण है। आप देखें कि बनारस बलिया क्षेत्र में आप चले जाएं तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे कि बनारसी साड़ी बनाई जाती है, अलग अलग तरह के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है उन लोगों को डेवलप किया जा सकता है और जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी उससे जोड़ा जा सकता है। तो ये थी बात कि क्या होता है कि मेरा गांव मेरी धरोहर का जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको समझाया। जो तीसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है भारत भूटान संबंधों के बारे में, खासकर जो सीमा समझौता चल रहा है भूटान का चाइना से। अभी देखिए भूटान के जो राजा हैं वो भी आए हुए हैं इंडिया में, उनका लगभग 3-4 दिन का ट्रिप था इंडिया में। तो वो ये इंडिया में क्यों आए? वो इंडिया में इसलिए आए क्योंकि उनका कुछ समझौता चल रहा है चाइना के साथ। और अभी भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को, यानी यूरोप के एक न्यूज़पेपर को कुछ अपना एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि भूटान और चाइना बहुत नजदीक है अपने सीमा विवाद सुलझाने के लिए। ये जो उनका स्टेटमेंट था एक तरह का सरप्राइज था भारत के लिए कह सकते हैं, या फिर भारत में जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसके लिए। उन्होंने ये कहा वहां पे कि जो भूटान और चाइना है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और उनका जो सीमा विवाद है वो जल्दी सुलझ जाएगा। हालांकि सीमा विवाद के लिए उनके बीच में काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं सुलझाने के लिए, पहले से चल रहे हैं, उससे बातें चल रही है। लेकिन ये सरप्राइजिंग था। कुछ इन्होंने और भी बातें कही थी, मैं आगे उसमें बताता हूँ क्या उन्होंने बात कही थी। तो खासकर जो अभी रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में जो सीमा विवाद को समझाने की बातचीत चल रही थी वो खासकर 2021 से चल रही थी। 2021 में चाइना और भूटान ने 3 स्टेप रोड मैप की बात की कि 3 स्टेप रोड मैप के तहत जो सीमा विवाद है उसको सुलझाया जाएगा। अभी इसी साल जनवरी में भूटान से एक डेलीगेशन गया था चाइना। ये मीटिंग हुआ था चाइना के बेसिकली कन्मिंग में हुआ था। ठीक है, चाइना के कन्मिंग में हुआ था। और ये क्या बात हुई थी? ये अगेंस्ट जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के बारे में बात हुई थी कि कहां कहां पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कौन किसका है कौन किसका नहीं है। तो अब उनके जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये भी कहा कि जो चाइना की टेक्निकल टीम है अब वो भूटान आने वाली है। मतलब कि भूटान का जो डेलीगेशन है वो ऑलरेडी चाइना से होके आ चुका है, अब चाइना के डेलीगेशन भूटान में आएगा और इन लोगों का जो अपना बातचीत है वो आगे बढ़ेगा। और इनका कहना ये है कि कुछ ही दिनों में जो सीमा विवाद है वो सुलझा लिया जाएगा। तो अभी जो भूटान के राजा आए थे तो जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो चाइना के साथ इनका सीमा विवाद का समझौता चल रहा है उसके बारे में कुछ बातें उभर के सामने आए, कुछ क्लैरिटी आएगा कि दरअसल बात चल क्या रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत सरकार को कॉन्फिडेंस मिलने के भूटान ये समझौता कर रहा है। लेकिन कुछ चिंता की बातें हैं। चिंता की बातें क्या है कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चाइनीज आर्मी जो है, चाइना का जो किसी भी प्रकार से वो भूटानी टेरिटरी में नहीं घुसा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो
डोकलाम विवाद हुआ था, डोकलाम जो विवाद हुआ था, तो जो सैटेलाइट का जो पिक्चर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि डोकलाम रीजन में चाइना अंदर घुस के कुछ अपने विलेजेस बनाया है, कुछ अपने गांव, नए गांव बनाया है। डोकलाम में ही नहीं, जो भूटान का जो ऊपर का ये बाउंड्री है, यहाँ पे भी कहीं कहीं चाइना अंदर आके गांव बनाया है। चाइना का एक तरीका है, आप जानते होंगे, एक स्ट्रेटजी है उसका, सलामी स्लाइसिंग का, कि धीरे धीरे किसी की टेरिटरी को एक्वायर कर लेना ओवर टाइम, या फिर ये कह सकते हैं एक तरह का उसके ऊपर प्रेशर बराबर बना के रखना। खैर वो बात अलग है। लेकिन जो चिंता की बात क्या है कि जो भूटान का प्राइम मिनिस्टर का जो बयान था कि चाइना का कोई इंकर्शन नहीं है भूटान इस टेरिटरी में, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर समझौता चल रहा है भूटान और चाइना के बीच में, तो किस किस कौन कौन सा लैंड पार्सल है, किस किस जमीन के ऊपर समझौता चल रहा है, क्या उसमें डोकलाम है कि सिर्फ जो नॉर्दर्न टेरिटरी है भूटान का उसके ऊपर समझौता चल रहा है। क्योंकि चाइना ये हमेशा कहता रहा है, एक तरह का जो चाइना की इंटेंशन है उससे साफ पता चलता है कि वो चाहता है कि भूटान के लिए जो ऊपर का जो सीमा है भूटान के साथ चाइना का, यहाँ पे चाइना अपना क्लेम छोड़ दे, बशर्ते कि जो भूटान है भूटान डोकलाम पे अपना क्लेम छोड़ दे। देखिए डोकलाम क्या है, डोकलाम भूटान की टेरिटरी है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो लेकिन है क्या कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी भूटान के बॉर्डर्स पे खड़ी रहती है, जो उसके चाइना के बॉर्डर्स हैं। तो जब डोकलाम में चाइना घुसा था तो वहां पे इंडियन आर्मी पहुंच गई थी और 73 दिनों तक ये फेस ऑफ रहा। तो चाइनीज आर्मी पूरा जो रोड डेवलप करने के लिए अपना इक्विपमेंट्स लेके आए थे आर्मी के कंट्रोल अंडर में, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन बाद में ये पता चला कि इंडियन आर्मी जब पीछे हट गई है तो फिर भी जो चाइना ने डोकलाम के अंदर कुछ आके वहां पे गांव अपने बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चाइना हमेशा चाहता रहा है कि लैंड स्वैप हो जाए। लैंड स्वैप कैसे हो कि जो नॉर्दर्न टेरिटरी है यहाँ पे चाइना क्लेम छोड़ देगा कि, और उसके बदले में आप भूटान को डोकलाम के ऊपर क्लेम छोड़ना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं लैंड स्वैप, और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है भारत के लिए। क्यों चिंता का विषय मैं आपको आगे बताता हूं। तीसरी बात यह है कि चाइना भूटान को एक तरह से देखता है प्रेशर पॉइंट की तरफ इंडिया के लिए। देखिए भूटान का जो चाइना पॉलिसी है एक तरह से इंडिया की चाइना पॉलिसी का वो एक्सटेंशन है, क्योंकि भूटान का अपना कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है चाइना के साथ। जो भी डिप्लोमेटिक बातचीत होती है वो चाइना के जो एम्बेसडर हैं न्यू दिल्ली में उनके थ्रू बातचीत होती है। तो भूटान के ऊपर लगातार दबाव बनाता रहा है चाइना, चाहे उसका टेरिटरी छोटा छोटा लेके या फिर किसी तरह का मतलब दबाव बनाता रहता है कि कैसे वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया का जो प्रभाव है उससे बाहर आ जाए। आपको बता दें कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान में, साक्टेंग सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आप देखें कि यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में भूटान के। ये किससे टच करता है, जो भारत का तवांग रीजन है उससे टच होता है। तो चाइना कुछ साल पहले इस रीजन को भी क्लेम किया था कि हमारा रीजन है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना बार बार कोशिश करता रहता है। अच्छा, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्यों क्लेम किया कि तवांग सटा हुआ है। तवांग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं उनके लिए। तो चाइना के लिए सबसे बड़ा जो सेंसिटिव पॉइंट है वो है तवांग। तवांग किसके पास है, इंडिया के पास है, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल जो वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश है उसमें, वहां पे है तवांग। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना बार बार दबाव बनाता रहता है भूटान के ऊपर कि भूटान कैसे, जो इंडिया का जो प्रभाव है भूटान के ऊपर वो कम हो जाए। अच्छा, भूटान छोटा देश है, भूटान को डर भी है कि अगर चाइना कुछ आगे चल करता भी है तो भूटान स्टैंड नहीं ले पाएगा इंडिया के बिना। भूटान को यह लग रहा है कि अगर इंडिया अपने सीमा विवाद चाइना के साथ सुलझा नहीं सकता तो भूटान कैसे कर सकता है। अब देखें कि इंडिया का इतना बड़ा बाउंड्री है चाइना के साथ, और चाइना जगह जगह हर 1-2 साल पे कहीं ना कहीं इंकर्जन करता रहता है, अंदर आता रहता है और क्लेम करता रहता है टेरिटरी की, टेरिटरी मेरी है। तो जब इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमिक, आर्थिक और मिलिट्री पावर है, तो इंडिया जब अपनी टेरिटरी को सुरक्षित नहीं रख सकता तो भूटान कैसे रख सकता है, ठीक है। तो भूटान छोटा देश है और ये चाहता है कि चाइना के साथ जो हमारे विवाद हैं, सीमा विवाद हैं, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो देखिए अभी बातचीत 3 चीजों पे चल रही है, तीन टेरिटरीज पे चल रही है। वो टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, डोकलाम है एक, ठीक है, एक है जकरलंग और तीसरा है पसमलंग। जो जकरलंग पसमलंग है ये दोनों ऊपर रीजन में है। डोकलाम कहाँ है, यहाँ पे है।
तो इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि चाइना ये चाहता है कि ये जो जकलंग और पसमलंग है इसको हम छोड़ देते हैं, डोकलाम हमें आप दे दो। अब डोकलाम का क्या इंपॉर्टेंस है, देखें पहली बात तो ये है कि जो डोकलाम जगह है ये ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन यानी कि चाइना ऊपर है, इंडिया यहाँ पे और ये भूटान है। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता ये हुआ था जिसको बोलते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कहीं भी कोई ट्राई जंक्शन है तो उसमें उसका जो अगर डिस्प्यूटेड है, बेसिकली जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स थे चाइना और इंडिया के, उनके बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अगर कोई भी ट्राई जंक्शन है, जैसे कि इंडिया भूटान चाइना, इंडिया चाइना नेपाल, इंडिया चाइना पाकिस्तान, अगर यहाँ पे अगर कोई भी समझौता करना है तो जो तीसरी कंट्री है उसके साथ बातचीत करके समझाया जाएगा। तो अगर इंडिया और चाइना अपने सीमा विवाद सुलझाते हैं, वहां पे अगर भूटान भी है वहां पे उस जगह पे, तो उसमें भूटान को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उसके साथ बातचीत करके समझाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ट्राई जंक्शंस पे 3 पार्टीज हैं और तीनों पार्टीज को जब एग्री करेंगे तभी कोई भी सीमा विवाद सुलझाया जाएगा। अब देखें डोकलाम का क्या महत्व है इंडिया के लिए। डोकलाम ऐसी जगह पे है, देखिए यहाँ पे डोकलाम मैं आपको मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो डोकलाम है कुछ ऐसे सिक्किम आता है, ठीक है, और कुछ ऐसे भूटान आता है, और यहाँ पे डोकलाम है। डोकलाम कौन क्लेम कर रहा है? चाइना। यहाँ पे क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्या बोलते हैं? चिकन स्नेक, ठीक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे पहली बात यह कि देखिए यहाँ पे सिर्फ 25 किलोमीटर चौड़ा ये चिकन स्नेक के कॉरिडोर है। यहाँ पे मेनलैंड इंडिया है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है। अगर मैं आपको बड़े मैप में ड्रॉ करूं तो अगर ये डोकलाम है, यहाँ पे चिकन स्नेक है, तो ये जो रीजन है ये इकलौता रोड कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट के साथ। जो रोड हो, चाहे कुछ कुछ रेलवे लाइंस भी उधर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरती हैं, तो काफी टफ टेरेन है यहाँ पे, और सिर्फ 25 किलोमीटर चौड़ा है ये, और सिर्फ यही एक लैंड कनेक्टिविटी है मेनलैंड इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट का। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय सेना वहां पे काफी कमजोर है। आप देखें कि ये जो नीचे का रीजन है, जो डोकलाम जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नीचे का रीजन है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारतीय सेना सबसे कमजोर है, इसीलिए इंडिया का जो सबसे ज्यादा सेना और जितने भी महत्वपूर्ण हथियार हैं वो सब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास तैयार किए गए हैं। क्योंकि चाइना नॉर्थ ईस्ट में शुरू के जब भारत आजाद हुआ तो जब तक माओ वहां पे चाइना में थे तो चाइना की कोशिश थी कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया जाए। जितनी भी इंसर्जेंसी थी, अलगाववाद था नॉर्थ ईस्ट में, उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल था। और चाइना अगर भविष्य में कभी विवाद होता है चाइना के साथ, तो चाइना का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ से इंडिया को काट दें, कि नॉर्थ ईस्ट कट जाए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे कमजोर जगह है। तो चाइना ने क्या किया था, देखें यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? बटंगला है। बटंगला से जो ऊपर का पॉइंट, ट्रांजैक्शन पॉइंट है बटंगला, यहां से चाइना ने क्या करना चाहता कि चाइना अंदर आ गया था, कहां तक? ग्यामोचेन तक। यहाँ पे ग्यामोचेन है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया था, बहुत नजदीक आ गया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। तो कहीं ना कहीं चाइना का इंटेंशन ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के मतलब बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे जाके बैठ जाएं, वहां से इंडियन आर्मी के ऊपर वॉच रखें, और अगर कभी भी विवाद होता है तो स्विफ्टली जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहां से कट कर दें इंडिया को। तो ये रहा इंटेंशन चाइना का। तो अब देखें जो विवाद, जो सीमा समझौता हो रहा है भारत भूटान और चाइना के बीच में, तो इंडिया का सबसे बड़ी चिंता है कि डोकलाम पे क्या बातचीत चल रही है। हालांकि इंडिया ने ये भी कहा है कि जो भूटान और चाइना के बीच में कोई भी अगर बातचीत होती है तो वो उनका अपना सोवरेन डिसीजन है, सोवरेन एग्रीमेंट होगा, इस और भले ही इंडिया उससे डिसएग्री करे लेकिन उनका सोवरेन होगा। लेकिन ये जरूर बात है कि ये जरूर एक भरोसा है दोनों देशों के बीच में कि अगर भूटान कोई भी समझौता करता है चाइना के साथ तो इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेके करेगा, इंडिया का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करके नहीं करेगा, ठीक है। तो जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ था इंडिया और भूटान के बीच में 2007 में, उसमें बात की गई थी कि क्लोज कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो भूटान एक बहुत महत्वपूर्ण नेबर है हमारा। जब
2004 में सरकार बदली थी तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले भूटान में गए थे, और भूटान काफी डिपेंडेंट है काफी सारी चीजों को लेकर इंडिया पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया और भूटान का जो संबंध है एक तरह का एग्जाम्पल है दुनिया भर के लिए, चाहे इंडिया के और सारे नेबर्स के लिए। तो कहते हैं कि जो इंडिया भूटान का रिलेशन है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई ट्रस्ट, गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अब आगे देखना ये है कि क्या बातचीत निकल के सामने आती है भूटान और चाइना के बीच में, डोकलाम पे क्या चाइना का इंटेंशन, क्या चाइना क्या चाहता है समझौता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द हिंदू का एनालिसिस का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।